मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक नई सीरीज जो कि है रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 10th साइंस। पहले चैप्टर का रैपिड रिवीजन होने वाला है जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम अगले 20 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें समझाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। अगर आपके एग्जाम अभी कुछ दिनों में है तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। और इसके जो नोट्स है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज नोट्स होने वाले हैं जो कि आपको टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे बारे में आपको पता ही है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी आगे चलते हैं। आ जाओ जल्दी फटाफट से रिवीजन करेंगे। देखो, अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है, पूरी डिटेल वन शॉट देखना है तो मैंने बना रखा है, ऐसा थंबनेल आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाकर वो आप देख लेना। अराउंड 1.5-2 घंटे का है, मस्त मजा आ जाएगा। बट ये है रिवीजन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा चेंजेस क्या होते हैं, बदलाव क्या होते हैं। जिंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं ना, जैसे कि आपके दोस्त भी बदल जाते हैं टाइम के साथ। ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप पानी को लेते हो, फ्रीजर में रख देते हो, बर्फ बन जाता है, तो लिक्विड सॉलिड में बदला, क्या है? कैसा चेंज है? फिजिकल। केमिकल क्या है? जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है। जैसे कि आपके घर में आयरन रॉड होगी तो उसके ऊपर रस्टिंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो वो क्या है? वो एक टाइप का केमिकल चेंज है। जहां पर केमिकल बदलाव आ रहे हैं वो केमिकल चेंज, जहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है? वो है फिजिकल चेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है, सबको मालूम है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहे हैं? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आप दूध लेते हो, है ना, आपकी मम्मी दूध लेती है, उस दूध से दही जमा देती है, देखा होगा आपने। वो जादू थोड़ी ना यार, वो केमिकल चेंज है भाई, कैसी बात कर रहा है? जादू तो नहीं है, वो क्या है? वो केमिकल चेंज है ना। तो वो क्या हो गया? हमारी केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, एक चीज और होती है केमिकल इक्वेशन। अब देखो, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन एक चीज होती है, बट इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसकी मदद से करेंगे? इसकी मदद से करेंगे, केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से हम केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन की मदद से। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से देखना। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं, इक्वेशंस को हम ऐसे लिखते हैं, तो जो लेफ्ट साइड वाली चीज है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। बहुत सिंपल चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, Mg+O2 इक्वल्स टू MgO। तो इसमें क्या है? ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों है रिएक्टेंट और ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाते हैं, थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाते हैं और समझते हैं मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। किन चीजों की मदद से हम इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज है फिजिकल स्टेट। देखो, फिजिकल स्टेट होती है हर एलिमेंट की, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। और एक नई टर्म और होती है जो कि हम बोलते हैं एक्वस, जिसको हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ए और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। भैया ये एक्वस क्या होता है? देखो, एक्वस यानी आप ये मान लो मिक्सचर, सॉलिड और पानी के मिक्सचर जो हो जाता है, एक तरीके का मिक्सचर जो है, उसको हम एक्वस बोलते हैं, है ना। तो ये एग्जैक्टली लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, ये एक टाइप का मिक्सचर है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक्वस सॉल्यूशन। AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जैसे कि कुछ एसिड कंसंट्रेटेड होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? CONC डॉट। कुछ डाइल्यूट होती है, डाइल्यूट मतलब कम कंसंट्रेशन होता है, उनको हम लिखते हैं क्या? DIL डॉट। ये आपको ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हैं, हीट। देखो, हीट हम कभी कभार देते हैं, तो हीट का सिंबल क्या होता है? हीट का सिंबल होता है ये ट्राइंगल। हीट का सिंबल होता है ये ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर बना भी रखा है, आप देख सकते हो, अभी जूम करके दिखा दूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, Zn क्या है? सॉलिड में है, सॉलिड में है। HCl एक्वस में है और कंसंट्रेटेड है। उसके अलावा देखो, हीट दे रहे हैं तो यहां पर हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं हीट का सिंबल। उसके अलावा ZnCl2 एक्वस में है और उसके बाद H2 गैस में है और लास्ट में हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो ऐसे हम अपनी इक्वेशंस को लिखते हैं ताकि इंफॉर्मेटिव लगे, ताकि अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और इंफॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट टर्म है प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है? It is an insoluble solid which settles down after the completion of chemical reaction। समझा देता हूं, सुनो। जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं और हम उन्हें मिक्स करते हैं, उन दोनों के मिक्स करने से एक सॉलिड बनता है। वो जो सॉलिड है ना, जो कि डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल। क्या है? इनसॉल्यूबल। उस सॉलिड को बोल देंगे क्या? ये तो भैया प्रेसिपिटेट है। ये तो भैया क्या है? प्रेसिपिटेट है। अगला पॉइंट देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या है?
वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक क्या है, जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, हमें हीट देनी पड़ रही है, वो क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एग्जांपल आप खुद बताना, खुद सोचो कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये क्या है, एंडो है, एक्सो है, ये है एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें आपका ग्लूकोज वगैरह ब्रेक डाउन होता है ना, और डाइजेशन के अंदर आपका ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी बन रही है, और जब भी एनर्जी बनेगी तो समझ लेना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करते हैं वो एक टाइप का एंडोथर्मिक है, याद रखना, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या हो गया, आपको एग्जांपल उसके मैंने दे दिए हैं। अगली चीज है कैटलिस्ट। भैया ये कौन है, ये सबसे बदमाश आदमी है। कैटलिस्ट वो दोस्त है, एक दोस्त नहीं होता आपके ग्रुप के अंदर जो कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई लगा कर आता है, खुद से लड़ाई नहीं करता, वो कान भर देता है, बोलता है कि इसने तेरे बारे में बोला, इसने बोला, वही है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बट जो आपकी रिएक्शन है उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। तो कैटलिस्ट क्या है, इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन और लोअर्स द टेंपरेचर और प्रेशर नीडेड। मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, इनडायरेक्टली सारे काम कर देगा और रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन हुई, मुझे कैसे मालूम, मुझे कैसे पता भैया कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता लगाऊंगा, पता है कैसे पता लगाओगे, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके बाल लंबे हैं, बाल छोटे हैं, आंख लंबी है, आंख छोटी है, उसी प्रकार से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे, पहला है चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शंस में रंग बदल जाता है, जैसे उसने रंग बदले वैसे यहां पर भी रंग बदल रहे हैं बेटा। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभार चेंज टेम्परेचर बदल जाता है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट। ये सारे एग्जांपल अभी मत देखो, आगे मैं सारे एग्जांपल बताऊंगा। उसके अलावा चेंज इन स्टेट, कभी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड ऐसे बदल जाता है। अगला है गैस, गैस निकल जाती है कभी कभार। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कभी कभार प्रेसिपिटेट बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, ये तो दोनों मैंने आपको समझा ही दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं बैलेंसिंग, उन एग्जांपल्स को हम जानेंगे धीरे धीरे, बट सबसे पहले अपन बैलेंसिंग समझ लेते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग पे एक क्वेश्चन बेटा पेपर में आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं आएगा, मतलब आएगा एक क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे 2-3 नंबर का आए, बट एक क्वेश्चन आता है। बैलेंसिंग क्यों करनी होती है, क्योंकि एक रूल होता है, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि मास जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। बैलेंसिंग में हम करते क्या है, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट, दोनों को बराबर बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं और इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखो बैलेंसिंग का क्या रूल है, आप बस उतना समझो। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first 90 एलिमेंट्स हैं, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर आपको लिखना है कि रिएक्टेंट में वो कितने हैं। रिएक्टेंट कौन सा होता है बेटा, लेफ्ट साइड, एक है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। अब देखो प्रोडक्ट में कितने हैं, उधर 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन बेटा 2 हैं, और उसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4। अब ये देखो बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन, जो सबसे बड़ा उसको सबसे पहले बराबर कर दो। सबसे बड़ा कौन, ऑक्सीजन। तो अगर मैं रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो मैं काम करता हूं वो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ना यार भैया 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहां पर हाइड्रोजन हो गए 8। तो अब मुझे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, तो इसको मैं यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बस। अब देखो आयरन यहां 3, यहां पर 1, बड़ी नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं देखेंगे अपन, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल इक्वेशन आ गई 3Fe + 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 + 4H2। देखो सारी चीजें हो गई हैं आपकी बैलेंस। इस तरीके से आप जल्दी में बहुत आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हो। बैलेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ये आप खुद से करोगे, ट्राई करना और इसको आप बैलेंस करना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसी मेथड से ट्राई करना, चाहे भी वीडियो पॉज करके भी बैलेंस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलग अलग टाइप की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी 2 रिएक्टेंट आएंगे, दोनों मिलेंगे और एक बन जाएंगे, है ना। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब डेफिनेशन नहीं पूछते, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो कि है ये। इसको पता है क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका एक निकनेम है, जैसे तुम्हारे निकनेम है वैसे इसका निकनेम है क्विक
क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसका निकनेम है क्विक लाइम। ठीक है, ये जब पानी में, इसको पता है, इसको हिंदी में चूना बोलते हैं। आपके घर में वो व्हाइट वॉशिंग होती है ना, चूना जो होता है वो होता है ये। तो ये जो चूना है इसको हम पानी में मिलाते हैं। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं ना तो पता है क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका निकनेम क्या है, इसका निकनेम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम पानी में मिलाया, क्या बन गया, स्लेक्ड लाइम बन गया, स्लेक्ड लाइम। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस, ये पता है कैसा होता है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर ना बेटा क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो याद रखना ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का एक और पार्ट है, पता है क्या होता है, वो चूना आप क्या करते हो, दीवारों पे लगा देते हो। अब जैसे आप उसको दीवारों पे लगा देते हो, जैसे आप उसको दीवारों पे लगा देते हो, तो आसपास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करके पता है क्या बनाती है, रिएक्ट करके बनाती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर और साथ में पानी। हाँ, और वो जो आपकी दीवारें शाइनी लुक देती है ना, शाइनी फिनिश देती हैं, वो इसी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो ये भी क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन हो गया एक टाइप का, है ना, ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी फिनिश देता है, इस बात को हमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। उसके अलावा एक एग्जांपल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लेना, एक होता है आपका CO2 टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, उसका कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। तो उसके टेस्ट का नाम होता है लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है बेटा, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऊपर रिएक्शन लिखी है, ये देख, ये होता है लाइम वाटर टेस्ट, ये है लाइम वाटर टेस्ट। अगर हम ये होता है लाइम वाटर, ये जो स्लेक्ड लाइम है ना, यही होता है लाइम वाटर। अगर हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ना तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगी। मतलब वो थोड़ा सा व्हाइट कलर में बदल जाता है, उसका मिल्की कलर हो जाता है। मिल्की होता है ना सफेद रंग, उसका कलर सफेद हो जाता है। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। यही होता है लाइम वाटर टेस्ट, कुछ नहीं होता, इतना सिंपल। चल फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में क्या है, टूट जाना। जैसे कि आपका दिल भी उसने तोड़ दिया था, उसी प्रकार से यहां पर रिएक्शन टूटेंगी, यहां पर कंपाउंड टूटेंगे, रिएक्टेंट टूटेंगे। देखते हैं कैसे। देखो एक एग्जांपल इसका देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आप एग्जांपल देख पा रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं ना, हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। यानी यहां पर हमें क्या देना पड़ा, हीट देना पड़ा। अब देखो याद रखना, जो आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला है थर्मल, दूसरा है आपका फोटोलाइटिक और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल में हीट देते हैं, और अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जो कि है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, थर्मल एनर्जी हीट देनी पड़ती है। अब आपको समझा देता हूं कि भैया ये फोटोलाइटिक क्या होता है। फोटोलाइटिक के अंदर हम किसी कंपाउंड को सनलाइट की मदद से तोड़ेंगे, सनलाइट की मदद से डिकंपोज करेंगे। क्या एग्जांपल है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है AgCl। AgCl टूट जाता है किसके अंदर, Ag प्लस Cl2 गैस के अंदर। ठीक है, AgCl का कलर होता है व्हाइट। ठीक है, और हम उसको सनलाइट में रखते हैं ना तो अचानक से ग्रे कलर में बदल जाता है, क्योंकि सिल्वर का कलर क्या होता है, सिल्वर का कलर ग्रे होता है ना बेटा, ग्रे होता है ना। हाँ, चांदी तो है जी, सिल्वर ही तो है, इसका कलर क्या होता है, ग्रे होता है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की भी सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन यानी हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकंपोजिशन करेंगे। कैसे करेंगे, पानी होता है, पानी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये आपने एक्टिविटी देखी होगी। हम क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, पानी के अंदर H2SO4 मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि बिजली पास हो जाए। ठीक है, फिर हम कैथोड और एनोड डालते हैं और बिजली पास करते हैं। तो वो जो H2O के मॉलिक्यूल्स है ना पानी के, वो टूटने लगते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, सवाल क्या आता है, यहां पर लिखा भी है सवाल क्या आता है, एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा, ये सवाल आता है कि कौन सी गैस एनोड पे आती है, कौन सी कैथोड पे आती है। रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एनोड पे आती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे आती है आपकी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन गैस डबल बनती है, डबल ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। मतलब जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। वो क्यों होता है वो आप देख सकते हो, यहां पर 2H2 बन रहा है और 1O2 बन रहा है। यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल बनेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये आगे समझ में 2-3 पॉइंट है, इसी पे सवाल आएगा, गारंटेड बता रहा हूं। ये रिवीजन सीरीज से ही सवाल उठ के आने वाले हैं, देख लेना पेपर के अंदर। चलो बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक चीज और समझ लो, हाइड्रोजन टेस्ट क्या होता है। हाइड्रोजन को चेक करने का क्या टेस्ट होता है, एक पॉप साउंड टेस्ट होता है। पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता,
हाइड्रोजन गैस आती है, उसको हम उसके पास में हम एक मोमबत्ती लगा देते हैं तो वो पॉप साउंड करता है, पॉप 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 पॉप, ऐसे जैसे आपके पटाखे फूटते हैं ना वैसे वो फूटता है, बस यही होता है इसका पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी, एक्टिविटी आपको बताइए। अब हम बढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। कैसे डिस्प्लेस कर देगा? जो जितना ताकतवर वो कम ताकतवर को डिस्प्लेस कर देगा। दो टाइप के होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। सिंगल के अंदर क्या होता है, ऐसा एक कंपाउंड था, एक दूसरा आया, एक दूसरा व्यक्ति आया, ये ज्यादा ताकतवर था, इसने एक को लात मार के भगा दिया और इसके साथ कंपाउंड बना लिया सी के साथ, और बी बेचारा जिंदगी में अकेला रह गया तुम्हारी तरह। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इमेजिन करो ए की लड़ाई हो गई बी से, सी की लड़ाई हो गई डी से, तो अब इन दोनों ने क्या बोला, भाई मेरी तो लड़ाई हो गई, तो इसने डी से दोस्ती कर ली ए ने, तो कंपाउंड बना लिया एडी, और इसने सी ने दोस्ती कर ली बी से, कंपाउंड बना लिया सीबी। तो इसमें इंटरचेंज हो गया और इसमें एक ने लात मार के बाहर भगा दिया। ये सिंगल, ये डबल। ठीक है, ये होता है सिंगल, ये होता है डबल। ठीक है, ये जो सिंगल का जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कौन कितना ताकतवर, ये तो बताया नहीं। तो इसकी एक टेबल होती है जो कि एनसीईआरटी की टेबल है ये पूरी की पूरी, कि मेटल्स का कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो है ना पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और इससे नीचे आते 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 रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाती है। इसको याद करने का तरीका भी तुम्हें बता रखा है क्या। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये तरीका तुम्हें ऑलरेडी बताया वीडियो के अंदर, तो इस तरीके से याद कर लेना। अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, वो ताकतवर है। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, अगर एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा शक्तिशाली है। वो बोलेगा वो एल्यूमिनियम तू नीचे है, तू नीचे ही रहे। ठीक है, तो जो ज्यादा ऊपर होगा वो डिस्प्लेस कर पाएगा, जो नीचे होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट की ये वाली रिएक्शन एक बार देखकर जाना, ये रिएक्शन देख के जाना, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ये आपका BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। ये दोनों एक्वस में है, जब ये दोनों मिलते हैं ना तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या है, जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता। वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो होता है ये देख पा रहे हो आप, BaSO4, ये देख पा रहे हो आप, ये जो है प्रेसिपिटेट, ये बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इस वजह से ये रिएक्शन याद करके जानी भैया, ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आओ फटाफट से अब एक बार अपन एक्टिविटीज को भी देख लेते हैं, कि सारी एक्टिविटीज भी इसी रिवीजन सीरीज के अंदर मैंने आपको करा दी है, तो टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ, देखो सबसे पहली चीज है, पहला अपना है Mg+O2, ये आपकी है एक्टिविटी नंबर 1, जो आपकी पहली एक्टिविटी है, जो कि मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को उठाते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, उसको हटाते हैं, फिर उसे बर्न करते हैं। जब उसे बर्न करते हैं तो वो डैजलिंग फ्लेम्स, बहुत व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम से जलता है। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1। अगली एक्टिविटी क्या है, ये है लेड नाइट्रेट की। ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो रही होती है। अगला देखते हैं, जो कि है जिंक ग्रैन्यूल्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। अगले में क्या करते हैं, हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, है ना। HCl के साथ हम क्या करते हैं, या फिर H2SO4 ले लो, इसको H2SO4 ले लो, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक के पास ज्यादा शक्ति है। तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर भगा देता है और ये बना लेता है ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पर क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखो, अगला ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये रिएक्शन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कॉम्बिनेशन के अंदर। आगे देखो, अब आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि है क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, उसके पास पानी के कुछ टुकड़े हैं, यानी FeSO4.7H2O, उसके पास कुछ पानी के टुकड़े होते हैं, 7 टुकड़े होते हैं पानी के। ठीक है, हम उसे गर्म करते हैं। अब इसका रंग कैसा होता है बेटा, रंग याद रखना पड़ेगा, ग्रीन कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर। ठीक है, इसके पास कितने, इसके पास होते हैं 60 टुकड़े, ग्रीन रंग का है। मैं इसको गर्म करता हूं तो 7 टुकड़े हट जाते हैं और FeSO4 अकेला बचता है। और जब अकेला बचता है तो इसका कलर पता है क्या होता है, व्हाइट। यहां पर लिखा हुआ है, बाद में रीड कर लेना, व्हाइट। ठीक है, फिर मैं इसे और हीट करता हूं, अब ये टूट जाता है बेचारा, किसमें, Fe2O3, SO2 और SO3, ये दोनों है गैसेस, और ये क्या है, ये है एक टाइप का आपका सॉलिड, है ना, ये आपका एक्वस, और ये क्या है, ये एक टाइप की दोनों गैसेस हैं। और इसका कलर क्या होता है, Fe2O3 जो है आपका, इसका कलर क्या होता है, तो इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। तो यानी ग्रीन कलर का FeSO4.7H2O किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया।
बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आता है। आगे देखते हैं, अगला है मेरा लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट करता हूं तो क्या होता है, वो भी टूट जाता है, किसके अंदर, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। और याद रखना NO2 जो होती है वो गैस होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, है ना, ब्राउन कलर की गैस होती है, ये याद रखना, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और एक चीज और याद रखना, देखो जो इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है आपका येलो, ये जो आपका लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड, इसका जो कलर होता है ना एक टाइप का, वो थोड़ा बहुत येलो होता है ना, तो ये आप देख सकते हो। तो किसमें टूटा, लेड नाइट्रेट जो था वो एक टाइप का कलरलेस सॉलिड है, वो किसमें टूटा, वो आपका टूट गया लेड ऑक्साइड जो कि येलो है, उसके अलावा NO2 जिसके अंदर ब्राउन गैसेस निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स, और ऑक्सीजन गैस तो आपको पता ही है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगली देखते हैं AgCl, ये तो मैंने आपको बताई दी कि AgCl का कलर क्या होता है, AgCl का कलर होता है व्हाइट, और जब धूप में रखते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे में। जादू है, जादू है। अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक आयरन नेल लेते हैं, है ना, और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का, है ना। अब होगा क्या कि आयरन ताकतवर है, वो कॉपर को भगा देगा और वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, FeSO4, और Cu अकेला रह जाएगा। तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था ना, ब्लू कॉपर सल्फेट का, उसका कलर बदल जाएगा, वो ग्रीन में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि FeSO4 का कलर क्या होता है, थोड़ा बहुत आपका पता है, आपको क्या होता है, ग्रीन होता है, अभी बताया था, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी आपको मैंने बता दी, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता था। अब एक लास्ट रिएक्शन और देख लो जो कि है Cu + O2 = 2CO। देखो कॉपर जो है, कॉपर का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड, याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक। तो कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे वो ब्लैक कलर में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर वो ब्लैक है, उसे मुझे वापस से कॉपर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको मैं रिएक्ट करा दूंगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ मैंने इसको रिएक्ट कराया है और ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वापस से कन्वर्ट हो जाता है आपके कॉपर के अंदर, ठीक है। तो ये एक दो रिएक्शंस थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ, फटाफट से आ जाओ। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या चीजें, ध्यान से सुनना। दो चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, रिडक्शन का मतलब है या तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, या तो हम ऑक्सीजन को हटा देंगे या तो हम हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे, है ना। तो मतलब अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों उल्टा है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। भैया कैसे होंगे दोनों, लो भाई एग्जांपल से दिखा देता हूं। देखो इस रिएक्शन को देखो, ZNO, इसके पास ऑक्सीजन था, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ गलत हुआ। गलत कब होता है, जब आपके साथ रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये बेचारा अकेला था बट इसको साथी मिल गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिल गया मतलब यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए तो बोल देना क्या, कि इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई आपको रिएक्शन देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। एक ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो, एक ऐसी ट्रिक जो कि दिमाग के अंदर जाएगी। देखो कभी भी आपको बोले कि रिडॉक्स एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो आप क्या करो, रिएक्शन देखो। सबसे पहले आप ये देखो कि रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। जैसे आप इसको देखोगे तो इसके पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब आपको उल्टा करना है, जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऊपर लिख लो, जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कितने ही क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, हर बार ये ट्रिक वर्क करेगी। जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, रिड्यूसिंग निकाला, ऑक्सीडाइजिंग लिखा, उसके ऊपर OA लिख दो, इसके ऊपर RA लिख दो, बस सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका रिडॉक्स रिएक्शंस। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ टॉपिक आ जाते हैं जो कि टॉपिक बहुत सारे बच्चों के डिलीटेड है, बट फिर भी बता देता हूं इन शॉर्ट। एक होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, मेटल का खराब हो जाना, डिटेरिएशन ऑफ मेटल, मेटल का खराब हो जाना। जैसे आयरन, मॉइस्चर और बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर वो ब्राउन कलर का कुछ आ जाता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन। कोरोजन सिर्फ आयरन में नहीं होता, कोरोजन बहुत सारे मेटल में होता है। जैसे कोरोजन होता है सिल्वर के अंदर, आपने देखा होगा सिल्वर बहुत देर अगर आप बाहर रखते हो ना तो वो ब्लैक कलर का होने लगता है टाइम के साथ, टाइम के साथ थोड़ा ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सल्फर की लेयर आ जाती है, तो वो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। सिमिलरली कॉपर का आपने देखा होगा, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो क्यों आती है, वो आती है ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट ये भी कोरोजन है,
ठीक है। तो कोरोजन सिर्फ आयरन में नहीं होता, कोरोजन हर मेटल में होता है, सिल्वर में भी, कॉपर में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो कि है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो आपका टॉपिक है वो क्या होता है? इट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स जिसके अंदर फैट है। जैसे कि नमकीन भुजिया खाते हो, कभी कभार बाहर रख देते हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, फिर उनका टेस्ट नहीं बदल जाता। चिप्स खाते हो, बाहर रखो ओपन पैकेट, टेस्ट नहीं बदल जाता। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उनके साथ रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट। जिनके पास भी फैट होगा उनका ऑक्सीडेशन होगा तो उनका टेस्ट बदल जाएगा, स्मेल बदल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। प्रिवेंट कैसे करते हैं? आपने देखा होगा चिप्स के अंदर क्या आती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रिवेंट कर लेती है ना। उसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर्स में रखने लग गए हो सामानों को, क्यों? ताकि वो खराब ना हो। तो ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से आप बचा सकते हो फूड को, आपके क्या रेंसिडिटी से बचा सकते हो। ठीक है, ये कुछ आपके मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है फटाफट से खत्म। फिर बोल रहा हूं, दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन सीरीज। जो बच्चे को कुछ नहीं आता था उसके लिए तो बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि उसको तो पहली बार पढ़ रहा है, बट जिसको आता है, जो रिवाइज करना है, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है, मेरी गारंटी है। अगर इसको सुन के जाओगे ना एग्जाम से पहले, मजा आ जाएगा। सारे फ्लो में ऐसे ऐसे चीजें आ जाएंगी तुम्हारी आंखों के सामने। और ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको अभी कमेंट करना है, अभी के अभी ये आपको बस बैलेंस करना है और इसका आंसर एबीसीडी में से क्या है वो आपको कमेंट बताना है। जल्दी से फटाफट से अभी के अभी इसका आंसर कमेंट में करना। ऑन दिस नोट, टेक केयर एवरीवन, और बताना अगला चैप्टर आपको किसका चाहिए, अगला चैप्टर रिवीजन सीरीज रैपिड रिवीजन आपको किसका चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, चलो।